हम जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आज पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो हमने ऑलरेडी जो है क्रोमोसोम्स के बारे में उसका स्ट्रक्चर फंक्शन वो सब हमने कल कवर कर लिया था। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन है ना, और कैसे किस तरह के क्रोमेटिन होते हैं, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, ये सारा हमने कवर किया है। और उसको जो मैंने आपको टेस्ट हम देंगे आज, मैं आपको इस लेक्चर के बाद टेस्ट दे दूंगी है ना, तो उससे आपका और रिविजन हो जाएगा। जो कल वाला टॉपिक है वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। मैं आपसे अभी नहीं पूछ रही कल वाले के लिए, बिकॉज आपसे टेस्ट में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जब हम देखते हैं ना, देखो नॉर्मल क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज समथिंग कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो अलग तरह के हैं, है ना। जैसे लैम्ब्रुश क्रोमोसोम हो गया, पॉलीटीन क्रोमोसोम हो गया और बी क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, बीडी सिंह में आपके लैम्ब्रुश और पॉलीटीन है, बी क्रोमोसोम के बारे में इतना नहीं दे रखा, बट हम उसको भी आज कवर करेंगे। ठीक है, बी क्रोमोसोम को भी हम कवर करेंगे सेफ साइड में रहने के लिए, कि अगर उससे हमारे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो ना। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम तो सुना हुआ होगा है ना, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम नाम सुना हुआ इन तीनों का पहले, है ना। तो देखो लैम्ब, बिल्कुल। अब देखो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, सबसे पहले तो इन सब में जैसे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो देखो हमें समझना है कि ये होते क्या है। ठीक है, दूसरा इनका आपको ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, और दूसरा कि ये किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं ना। ये तीन चीजें हमें देखनी है इन क्रोमोसोम्स के बारे में। ईजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और समझ आ जाएगा। तो ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस गलत नहीं होते है ना, सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो जैसे सबसे पहले आपके आता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है, देखो इसका नाम जो है लैम्प ब्रश, ये ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इन क्रोमोसोम को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑयल का लैंप नहीं होता, आपने पुराने जमाने में ऑयल के लैंप देखे होंगे, उनको क्लीन करने के लिए एक ब्रश सा होता है ना, ऐसे लंबा सा ब्रश होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो ब्रश है ये वाला है ना। तो ये यहाँ पे कैसा दिख रहा है कि जो आपने ध्यान रखो, जो आप यहाँ अपने लेबोरेटरी में भी हम जो पतली पतली टेस्ट ट्यूब्स होती है उनको क्लीन करते हैं, तो वो ब्रिसल्स टाइप का ब्रश होता है ना, उसके जैसा ये दिखा, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहला हमने इसके नाम से हमें ये इमेजिन हो गया कि किस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या याद रखना है, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम से हमें एक ट्रिक याद रखनी है, LOARD, लॉर्ड, है ना, LOARD। अब इसमें क्या देखो, L से क्या मतलब हुआ, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम। ठीक है, O से हमें क्या ध्यान रखना है, O और A से क्या है कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, oocytes ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, LOA आपका हो गया है ना। R जो है वो हमने किससे याद किया, इस जो साइंटिस्ट जो है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम की जिसने डिस्कवरी की थी, उनका नाम था फ्लेमिंग रिक्रिट, है ना। रिक्रिट वर्ड जो आया है वो वर्ड हमने लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के आर से लिया। और लास्ट में डी क्यों लगाया, क्योंकि कौन सी स्टेज में स्टडी होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, सो LOARD, ये हमारी ट्रिक है जो कि हमें लैम्ब्रुश क्रोमोसोम का बेसिक चीजें याद दिला देंगे, है ना। और डिप्लोटीन में ध्यान रखना, स्टेज पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये तो है ही कि उस साइट ऑफ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, बट उससे ज्यादा क्या पूछा हुआ है कि ये कौन सी स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो ध्यान रखना डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, और ये वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, ह्यूमंस के अंदर, ये सब चीजें, और भी रोडेंट्स के अंदर, ये सब इस जगह में भी देखा गया है, बट क्वेश्चंस जो है वो हमें उस साइट ऑफ एम्फीबियंस तक फोकस रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ, या पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इसको आगे देखेंगे ना, कि हम बिना किसी चीज के पहले इसको हम देखते हैं। देखो क्या है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, सबसे पहले मान लो ये हमारे इस तरह से दो क्या हो गए, ये हम मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो दोनों है ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों भी क्या हो गए आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब इमेजिन करना है हमें कि किस तरह से क्रोमोसोम जो है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम से अलग हो गए ना। नॉर्मल देखो हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारे क्या हो गए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए,
है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, उसी को हमने इस तरह से बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जहां पर भी ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं काइजमेटा, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पर भी ये जुड़ रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का जो अटैचमेंट साइट है दैट इज काइजमेटा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग आपके ये बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब ये बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, कौन बताएगा? कल हम बात कर रहे थे बीड लाइक स्ट्रक्चर की, क्रोमोनीमा। गुड, है ना। ये क्या होंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर दो ही थे, एक तो हमने वो मॉडल पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्या बोला था, बीड लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यूक्लियोसोम कोर, है ना। और दूसरा जो हमने डीप्रो का फोल्डेड फाइबर मॉडल पढ़ा था, उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं कि जो आपके बीड्स दिखते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, दीज आर क्रोमोमियर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको बीड्स दिख रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स। ये आइडियल एक स्ट्रक्चर है जो हमने लैम्ब्रुश का देखा। अब इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोमियर है, देखो ये होते तो क्या है, अच्छा ये कंडेंस होंगे या डीकंडेंस्ड होंगे, कैसे होंगे? हेट्रोक्रोमेटिन होगा या यूक्रोमेटिन होगा क्रोमोमियर? हेट्रोक्रोमेटिन होगा। हेट्रोक्रोमेटिन होगा तो ये कैसा होगा, कंडेंस्ड होगा या नॉन कंडेंस्ड होगा? गुड, है ना। तो ये कैसे होते हैं, देखो कंडेंस्ड होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जीन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्यों बने, इनका मेन लॉजिक था आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस को बढ़ाना, ठीक है। इस टाइप के लिए ये चीजों के कारण ये लैम्ब्रुश क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम बने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो क्रोमोमियर है इसको डीकंडेंस किया, है ना। डीकंडेंस करने से यहाँ पे उन्होंने ऐसे रिंग्स बनानी शुरू कर दी, ये रिंग्स या फिर इनको लूप कह लो। ये देखो, जो भी क्रोमोमियर है उसका जो भी आपका कंडेंस्ड डीएनए है उसने क्या किया, आपके लूप बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। इसलिए आपको जो भी आपके लैम्ब्रुश क्रोमो, जो हम ब्रश टाइप देखते हैं ना, जो ब्रशेस जो हम इमेजिन करते हैं वो ब्रशेस नहीं है एक्चुअली, वो क्या है, डीएनए की क्या है, डीएनए की लूप है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि जो एक एक क्रोमेटिड से कितने लूप निकल रहे हैं, दो लूप निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं एक सेंट्रोमियर से, सॉरी, है ना, तो एक सेंट्रोमियर से आपके दो लूप निकल रहे हैं और यही दो लूप को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड्स। एक सेंट्रोमियर से आपके दो क्रोमेटिड निकल गए या फिर दो लूप निकल गए, और हर एक जो लूप है या हर एक क्रोमेटिड जो है वो किसके इक्वल होता है, एक डीएनए हेलिक्स के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ, डीएनए जो कंटेंट है वो हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने जो डी कंडेंस्ड जगह थी क्रोमोमियर्स, है ना, नॉर्मली उसके अंदर क्या होता, कोई जीन नहीं है, ना ट्रांसक्रिप्शन, कुछ भी नहीं होता, बट हमने क्या किया, उनकी जगह उनको डीकंडेंस कर दिया, उनको खोल दिया और उनकी जगह क्या बना दिया, आपके इस तरह से लूप्स बना दिए। और ये जो लूप्स हैं वो लूप्स आपके क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जगह, ताकि क्या हो सके, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आरएनए का फॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखना कि जो आपकी लैम्ब्रुश क्रोमोसोम है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, दैट इज लूप्स पर होता है, ठीक है। और ये जो है एक क्रोमोमियर से कितने लूप निकले, दो लूप निकले। एक लूप किसके इक्वल है, एक क्रोमेटिड के इक्वल है, और वो जो क्रोमेटिड है वो इंडिविजुअली क्या है, एक डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ना, पूरा एक डीएनए हेलिक्स है। और इन सब पर क्या होगा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये लूप्स बनने से कुछ सोचो, ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ गया और प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या इसमें लैंग्वेज में हमने इसको क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के बारे में हम देख रहे थे। सो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई।
ये जहां पे मिलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा। जो मेन क्रोमोसोम एक्सिस है उसमें क्या होते हैं, आपके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के अंदर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं ना। अब लूप्स जो है वो लूप एक्चुअली में क्या होता है, लूप, ईच लूप इज अ वन क्रोमेटिड। ठीक है, अब आपको समझ आएगा ना। तो ईच लूप के अंदर क्या है, एक क्रोमेटिड के बराबर है वो। एक क्रोमोमियर से आपके दो लूप निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लूप्स जो है वो कॉइलिंग और अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन से बनता है, बिल्कुल सही है। आरएनए सिंथेसिस होता है ना। अब देखो ये जो लूप बन रहे हैं इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो ये जो लूप है, ये लूप ना इवन नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। देखो ये ऐसे लूप बना हुआ है, अभी जो मैंने बनाया ना, ये हमने वर्टिकल लूप्स बनाए थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूप है, बात एक ही है। तो ये लूप्स जो है इसकी दो एंड होती है, एक तो होती है थिन एंड और एक होता है थिक एंड, है ना। तो कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है। तो मूवमेंट देखो लूप का हमेशा थिन से थिक की तरफ होता है। प्लस जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है या जिसे हम बोले ट्रांसक्रिप्शन है, वो कौन सी साइड पे टेक प्लेस करता है, थिन साइड पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये देखो ये वही है, ये देखो इसमें क्या हुआ, ये एक लूप को बड़ा करके दिखाया हुआ है और ये क्या है आपके, ये पूरे आपके क्रोमेटिड्स है ना, जो मेन हमने क्रोमोसोम देखा था। अब यहाँ पे ये अलग अलग देखो क्रोमोमेज है, अभी सिर्फ इसमें एक को दिखाया हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पे बड़ा कर रखा है। ठीक है, और ये देखो आरएनए और प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और रियल में देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये क्रोमोसोमल की क्या हो गई, एक्सिस हो गई, है ना। ये दोनों आपके इस दूसरे को होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ये एक्चुअली में ये जो ये क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग तरह के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे रखा है, एक ही चीज ध्यान रखना कि आपके ये जो है लूप्स वो डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम डिप्लोटीन टू मेटाफेज 1। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये तो मैंने कहा ही था कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी स्टेज पे डिटेक्ट होता है, डिप्लोटीन पे, है ना। और कौन सी स्टेज के अंदर वो डिसअपियर हो जाता है, मेटाफेज 1 के अंदर। तो जो हमारा प्रोफेज है उसमें डिप्लोटीन में दिखेगा, मेटाफेज में लैम्ब्रुश क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, उस पे जो लैम्ब क्रोमोसोम तो होगा बट जो लूप्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अगेन ट्रांसक्रिप्शन का साइट होती है जो थिन एंड हो गई, और इसका लेंथ याद रखना 800 to 1000 माइक्रोमीटर, है ना। अब ये देखो थिन एंड हम, और देखो अब हमने वो डायग्राम एक बार समझ लिया ना, तो ये सारा टेक्स्ट बहुत इजी लगता है। थिन एंड जो होगी हमें पता है अनकॉइल्ड होगा, थिक एंड जो है वो मोर कंडेंस्ड होगा। ठीक है, हर एक क्रोमोमियर से दो लूप निकल रहे हैं, दो लूप है तो इसका मतलब दो क्रोमेटिड निकल रहे हैं। ठीक है, और लूप्स किससे बन रहा है, क्रोमेटिन की अनकॉइलिंग से। अब लैम्ब्रुश क्रोमोसोम क्या काम करता है, आरएनए का कंटेंट बढ़ाना, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना, और ये मटेरियल किस में हेल्प करते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ना। क्योंकि देखो डिप्लोटीन में, और हमने क्या पढ़ा था, oocytes के अंदर है, तो oocytes के अंदर ये जो है आरएनए और प्रोटीन, ताकि रैपिड ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए उस जो oocytes है उसके अंदर इस तरह के आपके क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये देखो ये जो है ये डायग्राम दैट इज जो हम माइक्रोस्कोप से देखा हमने, है ना। तो ये देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लैम्ब ब्रश की तरह दिख रहे हैं। देखो सारे ये जो मैंने आपको बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम, ये देखो ये काइजमेटा हो गया, ये काइजमेटा हो गया, ये काइजमेटा हो गया, जहां पर भी ये एक दूसरे से मीट करते हैं दैट इज काइजमेटा। और देखो इससे यहाँ पे जो निकल रहे हैं वो सारे आपके क्या हो गए, क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, या फिर लूप्स कह लो, और आरएनए जो है फॉर्मेशन वो इन्हीं लूप्स पे होगा। ठीक है, ये डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, पहले हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके क्या आता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसका तो सबसे पहले नाम ध्यान रखो, एक पॉलीटीन क्रोमोसोम, दूसरा जाइंट क्रोमोसोम, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। ठीक है, ये तीन तरह की, तीनों इन्हीं के नाम है। ठीक है, फिर जो मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, तो बालबियानी, है ना। बालबियानी जो है, वैसे इसको देखो सबसे पहले इसकी स्टडी तो पेंटर ने की थी, है ना। पेंटर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, बट फर्स्ट जो ऑब्जर्व इसको किया, सबसे पहले सिर्फ देखा, दैट इज बालबियानी, है ना। सिग्निफिकेंस, इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, वो सब पेंटर ने बताया, बट फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, बालबियानी ने। और उन्हीं के हमने उनको क्रेडिट देते हुए यहाँ पे मैं आपको रिंग्स के बारे में बताऊंगी, जो कि क्या कहलाते हैं आपके बालबियानी रिंग्स, है ना। वो भी हम देखेंगे कि कैसे होते हैं।
अगेन ये किस में प्रेजेंट होते हैं, देखो सलाइवरी क्रोमोसोम खुद इनका नाम है, तो इनमें किस में प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला एक, दूसरा मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, तीसरा एपिथेलियल में, और यंग एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स। ये चारों ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में ये पूछते हैं दीज टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, है ना, तो ये ध्यान रखना। पॉलीटीन जो है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, एपिथेलियल और यंग एम्ब्रियो ऑफ प्लांट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझ आएगी। देखो ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे देखो समझो ये क्या है, ये जो है हमने इसको स्टडी ड्रोसोफिला में ही किया गया था ना, या ड्रोसोफिला के अंदर देखो क्या, पहले हम ये देखते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर क्या देखा गया। तो ड्रोसोफिला में इस तरह के आपके पूरे क्रोमोसोम दिखे ना, देखो क्रोमोसोम का नंबर आपको जो कितने यूजुअली 2n होते हैं, बट क्या होते हैं जो भी आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सब इसमें एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। पेयर होने के कारण आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दिखेंगे, n ही दिखेंगे, ठीक है। मान लो 8 2n इज इक्वल्स टू 8 है ना, लेकिन हमें कितना दिखेगा, 8 ही, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया है, मर्ज कर लिया, ठीक है। पूरी तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब जो है ड्रोसोफिला के अंदर जब सबसे पहले स्टडी की गई तो उसमें उन्होंने क्या देखा, देखो ये शेप उन्हें दिखी हमेशा पॉलीटीन क्रोमोसोम की, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जितने भी क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम की आर्म्स है, जो स्ट्रक्चर दिखा, थर्ड क्रोमोसोम की राइट आर्म ये रही, थर्ड क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म ये रही, सेकंड क्रोमोसोम की राइट आर्म, सेकंड क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म, और एक जो है वो हमारा क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, 5 जो है आपको लॉन्ग आर्म दिख गई, ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 इसके अंदर लॉन्ग आर्म होती है, और एक देखो ये जो सबसे छोटी दिख रही है दैट इज शॉर्ट आर्म, दैट इज ऑफ क्रोमोसोम 4। अब क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, एक क्वेश्चन कि कितने आर्म्स होती हैं, है ना, तो टोटल 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में टोटल 6 आर्म्स प्रेजेंट होती है ना, उसमें से लॉन्ग आर्म कितनी होगी, 5, शॉर्ट आर्म कितनी होगी, 1, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक जो शॉर्ट आर्म है वो कौन से क्रोमोसोम की होती है, तो ध्यान रखना 4th क्रोमोसोम की, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन एक और इस पे पूछा जाता है, देखो ये जितनी भी आर्म्स है जब ये एक दूसरे से मिलती है ना, इनका जो सेंट्रोमियर है वो एक दूसरे से जब मिलता है तो वो क्या बना लेता है, क्रोमोसेंटर, है ना। तो ये एक टर्म जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ये सबसे पहले ड्रोसोफिला में इस तरह के हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम देखने को मिले, जब जो भी क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, मर्ज हो गए, उनके सेंट्रोमियर मिल गए और मिलने से उनमें क्रोमोसेंटर बना, ठीक है। अब ये तो हमने डायग्राम देखा, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है ना, ये तो हमें दिखा कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। अगर हम इंडिविजुअली देखें या कहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो इंडिविजुअल जब हम जूम करोगे ना इन पे, तो आपको क्रोमोसोम्स क्या दिखेंगे, इसके अंदर बैंड्स दिखेंगे। 2 तरह के देखो बैंड्स बन जाते हैं, एक तो डार्क बैंड, ये जो आपको दिख रहे हैं ना जो डार्क है, और जो इन दोनों डार्क बैंड के बीच की जगह है दैट इज इंटर बैंड, ठीक है। अब ऑफ कोर्स डार्क बैंड जो है वो डार्क स्टेन होगा और इंटर बैंड जो है वो कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा, ठीक है। तो पहला जो इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि बैंड्स बन जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स, जिसको हम डार्क बैंड और इंटर बैंड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, क्रोमोनिमेटा जो हमने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये क्रोमोनिमेटा वर्ड हमने क्यों यूज किया है, ये जो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोमियर यहाँ पे फ्यूज होते हैं वो यहाँ पे मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्यूज हो जाते हैं वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। अब देखो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली में आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, पफ सी दिख रही है ना। तो मेन फीचर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम पफ, ठीक है। ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, लूप प्रेजेंट होते हैं। बाल्बियानी रिंग्स, या फिर ये बाल्बियानी रिंग किसको बोल रहे हैं, इन्हीं क्रोमोसोम पफ को। बाल्बियानी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्टडी है वो बाल्बियानी साइंटिस्ट ने की थी, है ना। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, इसी पफ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, लूप्स पर। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है,
बाल्बियानी रिंग पर, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम पफ। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम पफ बना कैसे, देखो ये यही है जो आपका इंटर बैंड है ना। देखो एक तो आपका बैंड है जो कि डार्क स्टेन्ड हो गया है ना, डार्क स्टेन्ड है तो यहाँ पे जीन्स क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, बहुत फ्यू जीन्स हो गए, फंक्शनल जीन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, लाइट स्टेन जगह जहां भी होगी, लाइट स्टेन कब होगा, जब वो लेस कंडेंस्ड होगा। ये मैं आपको लॉजिक जो हमने कल पढ़ा ना वही लॉजिक यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि हमें समझ आए, रटना ना पड़े। ठीक है, खुद सोचो डार्क स्टेन ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड है तो वहां पे फंक्शनल जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये लॉजिक हुआ। दूसरा जो लाइट स्टेन हो रहा है इसका मतलब वो कंडेंस नहीं है, क्योंकि वो कंडेंस नहीं है तो वहां पे फंक्शनल जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब आरएनए जो होता है वो क्या होता है, किसी भी इंटरबैंड के अंदर, इंटरबैंड एक्चुअली में क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स ही है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स को ओपन कर दो, जैसे हमने लूप बनाए थे क्रोमोमियर से, वैसे यहाँ पर अगर इंटरबैंड के जो क्रोमोसोम की क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो ओपन होके और अनकॉइल्ड या डीकंडेंस और हो जाए, तब ही वो क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपके क्रोमोसोम पफ, है ना। देखो इंटरबैंड ही है जो कि खुल गया है और अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। और खोलने की जरूरत क्यों है, कौन बता सकता है कि हम ऐसे ओपन क्यों करना चाहते हैं इसको, ये कंडेंस जो होगा अगर तब भी तो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, हम लूप क्यों बना रहे हैं या हम पफ क्यों बना रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हो। हम्म, आरएनए तो बनेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड ही, लेकिन उससे उससे खोलने का क्या लेना देना, लगाओ तुक्का लगाओ कुछ। ओके, सो द रीजन इज, देखो हम आगे पढ़ेंगे बट आप लोगों ने देखा हुआ भी है, ट्रांसक्रिप्शन देखा हमने है ना, जो रेप्लिकेशन है इन सब में क्या होता है, एंजाइम्स का काम होता है ना। एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कंडेंस जगह में एंजाइम एक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्यों, क्योंकि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इट इज वेरी स्टेबल, है ना, क्योंकि हमको देखो टेलोमियर जो था, टेलोमियर को जो हमने पढ़ा उसको हमें फोल्ड क्यों करना पड़ा, हम ऐसे छोड़ देते, सिंगल स्ट्रैंड ही था तो वो तो खुला है। तब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर वो ओपन है तो उस पर कोई भी एंजाइम आके अटैक कर सकता है और आपका जो आपका क्रोमोसोम है वो स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। उसी तरह से जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका रीजन क्या है, ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और कोई एक्सटर्नल एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर सकता। जब हम रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो इन सब में, रेप्लिकेशन में भी आपने देखा होगा क्या यूज में आता है, हेलिक्स एंजाइम आता है ना, गायरेज एंजाइम आते हैं। ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम है उस जो हमारा डीएनए हेलिक्स है उसको खोल के पकड़ के रखते हैं, ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज है उस पर काम कर सके। अगर वो वापस रैप अप होके कंडेंस हो गए तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो भी हमें ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इवन ट्रांसक्रिप्शन, इन सब के लिए जो भी हमें एंजाइम्स चाहिए उनके एक्ट करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या बनाया, रिंग्स बनाई और पफ बनाई, है ना। इतनी सारी रिंग्स पफ्स इस पे प्रेजेंट होते हैं कि हमारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस है और ट्रांसक्रिप्शन है वो भर जाता है। ठीक है, सो ये हमने समझा। अब हम इसकी स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। सो ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम में ये डीएनए जो है ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपके एक्चुअली में क्या होते हैं, इसमें जो है आपकी जो ना अलग अलग ये स्ट्रैंड्स बन गए हैं। ये देखो यहाँ पे जो भी आपको ये स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे बने, या लैम्ब्रुश क्रोमोसोम में भी हमने देखा कि इतने सारे जो डीएनए हेलिक्स है वो इतने बढ़ कैसे गए, उसका रीजन क्या होता है, एंडो रीडुप्लीकेशन, है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो सेल का डिवीजन जो है, जो न्यूक्लियर डिवीजन है ना, जो न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस को डिवाइड होना था फिर सेल को डिवाइड होना था, है ना, जो हमने माइटोसिस मियोसिस में देखा। अगर वो नहीं होकर सिर्फ क्या हो रहा है, एस फेज में लगातार डीएनए का रेप्लिकेशन हो जा रहा है,
तो क्या होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन से स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, कितने स्ट्रैंड बने थे बताओ, कितने क्रोमेटिड बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एस फेज में कितने क्रोमेटिड बनेंगे एक क्रोमोसोम से? हाँ, दो ही बनेंगे, बिल्कुल है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो, सिस्टर क्रोमेटिड्स ही तो है। मैंने क्या बताया था आपको कि वो रेप्लिकेशन होगा तो ट्वाइस हो जाएगा बस, है ना, नंबर ऑफ जो है आपकी क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड और आगे आ जाएगा, बट ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब आगे जाके वो डिवाइड हो गया तो वो दो भी क्या हो गया, इक्वल में डिवाइड हो गया, तो डीएनए कंटेंट आपका नॉर्मल हो गया। अब मान लो जो हमारा सेल है वो इंटरफेज में बार बार जाए जा रहा है और न्यूक्लियर और सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा, है ना, तो क्या होगा, आपके मल्टीपल क्रोमेटिड्स बनते जाएंगे। वो ही जो मल्टीपल क्रोमेटिड्स हैं वो ही यहाँ पर स्ट्रैंड्स का नाम ले रहे हैं, है ना, जो हम बोलते हैं ना कि पोलिटीन क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, वो स्ट्रैंड्स एक्चुअली में क्या है, दोज आर ओनली क्रोमेटिड्स, डीएनए ही है वो, है ना, क्यों, क्योंकि एंडो रिडुप्लीकेशन हो रहा है, विदाउट सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो जा रहा है, तो क्रोमेटिड्स का नंबर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, वैसे ही वो स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अक्रंस देखो ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर की सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो उसी चीज का है ना, तो उसके अंदर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक स्टेज ध्यान रख लेना, थर्ड इंस्टार लार्वा स्टेज पर जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, वो थर्ड इंस्टार लार्वा स्टेज पर है। फिर नंबर ऑफ जाइंट क्रोमोसोम कितने होते हैं, n, जो कि हैप्लॉइड नंबर हो गया, 5 मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, लॉन्ग आर्म होते हैं, और एक क्या होती है आपकी शॉर्ट आर्म, जो कि कौन सी होगी, फोर्थ क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसेंटर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फ्यूजन ऑफ सेंट्रोमेरिक रीजन, बैंड्स मैंने आपको बता दिए, डार्क रीजन होंगे, और यहाँ पे कैसे होंगे, जो जीन्स होंगे वो नॉन फंक्शनल रीजन होगा। इंटरबैंड जो है वो कैसा होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, और इंटरबैंड है तो वो कैसा होगा, अनकॉइल्ड होगा। फिर जो आपके स्वलन रीजन्स है क्रोमोसोम में, उनको हम पफ्स बोलते हैं, और उन्हीं पफ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन होता है या एक्टिव आरएनए का सिंथेसिस होता है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर बीडी सिंह में ना कहीं पर डीएनए और आरएनए दोनों लिखा हुआ है ऐसे कुछ करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। देन इस पफ को इंड्यूस करने के लिए हार्मोन का यूज आता है, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज एक डायसोन, है ना। देखो एक तो मैकेनिज्म पे, अब क्वेश्चंस की बात कर ले तो ऑफ कोर्स सबसे पहले किस में प्रेजेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, किसके कारण होता है, एंडो रिडुप्लीकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ जाइंट क्रोमोसोम विजिबल कितने होंगे, n। शॉर्ट आर्म किसकी होती है, फोर्थ क्रोमोसोम की, और कौन सा हार्मोन है, एक डायसोन। एक्टिव आरएनए सिंथेसिस पॉलीटीन क्रोमोसोम में कहां पर होता है, पफ्स पर, ठीक है, यही क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। अब देखो ईच स्ट्रैंड रिप्रेजेंट वन क्रोमेटिड, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर देखा कि जब 8 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन हुआ तो 1024 स्ट्रैंड्स बने, ये एक स्टेटमेंट ही है, इसको ध्यान रख लेना, है ना। उसके बाद देखो ये हमने स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा आता है, अच्छा इससे पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लैम्ब्रुश और पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो ये किसमें हुआ, oocytes ऑफ एम्फीबियंस, ये हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये कौन सी स्टेज में देखते हैं, मियोटिक की डिप्लोटीन, है ना, प्रोफेज के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर भी मेटाफेज जब आएगा तो ये लैम्ब्रुश क्रोमोसोम विजिबल होने बंद हो जाएंगी। पॉलीटीन क्रोमोसोम आपका किस में देखते हैं, इंटरफेज स्टेज में। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लैम्ब्रुश में लेटरल लूप्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स और इंटरबैंड्स। आरएनए सिंथेसिस, इसमें भी आरएनए सिंथेसिस है ना, जीन एक्सप्रेशन वही बात हो गई, और इसके अंदर क्या आपका नॉर्मल मियोटिक क्रोमोसोम होता है, बट यहाँ पे आपकी क्योंकि इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो स्ट्रैंड्स का जो फॉर्मेशन है इसीलिए आपके एंडो रीडुप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो लास्ट जो है आता है हमारा बी क्रोमोसोम, जो नॉर्मल अगर हम देखें, इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस पे क्या पूछा था, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, शायद 2021 नेट में आया हुआ था, कि बी क्रोमोसोम किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और ऑप्शन थे व्हीट, मेज, ऐसे कुछ करके, द राइट आंसर इज मेज, है ना। एक तो ये सिंपल सा।
एक नेट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब पहले इजी क्वेश्चंस आते थे कि बी क्रोमो इनमें से कौन से बी क्रोमोसोम इज आल्सो नोन एज, तो एसेसरी क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम जो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, दैट इज ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में है, मेज, राई और ग्रासहोपर, ठीक है। कॉमन सबसे ज्यादा ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, एज कंपेयर टू एनिमल्स बी क्रोमोसोम आर मोर प्रेजेंट इन प्लांट्स, मोर कॉमन है, ठीक है। किसने डिस्कवरी की थी, विल्सन ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब देखो इसमें क्या है, ये जो बी क्रोमोसोम है ये एक्चुअली में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कैसे होंगे आपके, साइज जो है देखो जो नॉर्मल क्रोमोसोम है ना उनको हम ए क्रोमोसोम बोलते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं दोज आर ए क्रोमोसोम, और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इन सबको हम बी क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसलोकेशन में, हालांकि अभी नहीं, आपके पीएचडी लेवल में आप पढ़ोगे कि कुछ ए बी ट्रांसलोकेशन होता है ना। जो ट्रांसलोकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था या हमने देखा ही था, है ना, कि ए बी ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, कुछ बी क्रोमोसोम से कुछ आपका सेगमेंट है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, ए क्रोमोसोम पे ना। तो वो वाला बी क्रोमोसोम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि हम स्पेशल क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे तब उसमें और आएगा, ठीक है। सो इनका साइज देखो यूजुअली स्मॉलर होता है। नॉन एसेंशियल, एसेसरी वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, इनके होने ना होने से ये जरूरी नहीं है, कोई ग्रोथ या किसी भी जीन्स के लिए, किसी चीज के लिए ये जरूरी नहीं है। और उल्टा मोस्टली केसेस में बी क्रोमोसोम क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, है ना। मोस्टली केसेस में बी क्रोमोसोम क्या करते हैं, फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, विगर को कम कर देते हैं। तो ये नहीं है, दीज आर नॉन एसेंशियल। फिर देखो मोस्टली हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके कोई जीन्स नहीं है ना, फंक्शनल जीन्स नहीं है, तो ये मोस्टली क्या होगा आपका, हेट्रोक्रोमेटिन। नाउ जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, एक तो विल्सन के साइंटिस्ट वाला, है ना। दूसरा कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो नॉन मेंडेलियन होता है, ये ध्यान रखना है ना। देखो मैंडल के अकॉर्डिंग जो हमने ए क्रोमोसोम देखा था ना, उसमें जो ए क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम में एक लॉ आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, है ना। जो अब शुरू करेंगे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स पर ही आएंगे, तब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि इक्वल चांसेस होते हैं कंबाइन करने के, है ना, दो करेक्टर के बीच में, कि जो गैमीट्स हैं वो क्या करेंगे, उनके पास इक्वल चांसेस है कि वो किसी भी क्रोमोसोम के कोई भी एलील को ले सकते हैं ना। बट बी क्रोमोसोम क्या करता है, मान लो हमारे पास 4 गैमीट्स बने, तो ये क्या करेगा आपका, इस तरह से नॉन डिसजंक्शन करेगा कि 4 गैमीट्स में हो सकता है इक्वल डिवाइड 50-50 ना होकर 3 गैमीट्स के अंदर बी क्रोमोसोम ही आ जाए और ए क्रोमोसोम को ना आने दे, है ना। इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो ये ध्यान रखना, बी क्रोमोसोम, ये क्रॉस ना, एक बार मैं आपको, अभी मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से बता पाऊंगी, है ना। जिससे इक्वली जो चांसेस जो हमारे गैमीट्स बनते हैं, तब मैं उसमें डायग्राम लूंगी, तब आपको ये और इजीली समझ आएगा। इक्वल चांसेस, देखो यहाँ पे इतना ही समझो कि जो भी हमारा जो क्रोमेटिड है या जो भी मान लो जीन है ना, हम क्या बोलते हैं, जीन के ट्रांसफर होने के 50-50 चांसेस होते हैं, है ना। जैसे आप ये समझ लो, जो सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें हम क्या बोलते हैं कि सन या डॉटर होने के क्या चांसेस है, 50-50। अब मान लो वो रेगुलेट हो रहा है बी क्रोमोसोम से, तो वो क्या करेगा, बी क्रोमोसोम मान लो वाई क्रोमोसोम की जैसे इक्वल मान लो, तो आपको क्या दिखेगा, 3 जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आपको XY, सिर्फ एक के अंदर आपको XX दिख रहा है, ठीक है। जबकि इक्वल क्या होना चाहिए था, मेल और आपके फीमेल क्या होने चाहिए थे, 50-50 होने थे, है ना। तो वो चीज को ये चेंज कर देता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस 3:1 देखो जरूरी नहीं है ना, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, ये रेशियो बदल सकता है ना, जैसे मान लो हो सकता है चारों के अंदर आ जाए, कैसे भी कर सकता है ये ना, इट डिपेंड्स ऑन, और कई बार होता है नहीं भी हो, मोस्टली होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन डिसजंक्शन करता है ना। जब हम आगे, मैं आपको जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊंगी तो उसमें मुझे याद दिलाना, मैं आपको डायग्राम से इसको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो रेशियो आएगा, अगर ए और बी क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना है, तो जो रेशियो आएगा दैट वोंट बी इक्वल,
है ना। ये क्या करेगा, मोस्टली जो भी आपके जो भी प्रोजनी बननी है उसमें बी क्रोमोसोम के परसेंट को ये बढ़ा देता है, ठीक है। नाउ इसका देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत कम है ना। रेयरली ये क्या करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस और सर्टेन स्पीसीज में करेगा, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है। नेगेटिव इफेक्ट के अंदर भी क्या क्या है, फर्टिलिटी रिड्यूस कर देना, ग्रोथ रिड्यूस कर देना, मियोटिक अबनॉर्मलिटीज मैंने आपको बताया कि अब ये तो हम कर रहे हैं कि बी क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, हो सकता है ये फर्टाइल जो है इसी के कारण क्या होते हैं, जो आपके गैमीट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल मियोसिस होना था वो यहाँ पे नहीं होता। और जब हम प्लांट्स पे फोकस करेंगे तो ये क्या करता है, विगर जो है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका दिस वाज जो हमने स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे, वो आपका ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ठीक है।